मान लीजिए आप आईएएस बन गई, आईआरएस बन गई, आपके हस्बैंड तो इंस्पेक्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा? नहीं सर, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ऐसी 2 फिल्मों के नाम बता सकती है जहाँ ऐसा ही हुआ था कि वाइफ हस्बैंड से आगे निकल गई थी और उसके बाद चीज़ें ठीक चल नहीं पाई? हिंदी की बहुत प्रसिद्ध फिल्में हैं ऐसी जो इसी थीम पे बनी है। सॉरी सर, मैं मूवीज़ का आइडिया नहीं। ऐसा कोई फिल्म नहीं देखी है? एक अभिमान फिल्म बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में। मतलब ईश्वर करे कि सब ठीक रहे, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि एक भारतीय समाज में ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप महारानी कॉलेज से पढ़ी हैं। जी सर। डेमोक्रेसी के समय में किसी कॉलेज का नाम महारानी कॉलेज होना या महाराजा कॉलेज होना बहुत शर्मनाक बात नहीं लगती आपको? बोले इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। सर, जिस ज़माने में कॉलेज बनी थी उस टाइम के हिसाब से तो चीज़ें ठीक थी, पर नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब हम कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह का हम लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैटर करता है। मैं सोचती हूँ नाम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। नहीं, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं समझ गया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है और अब तो लोकतंत्र को भी 70 साल के आसपास हो ही गए हैं हमारे। क्या उचित नहीं हुआ कि नाम बदल दें हम? महारानी की जगह चाहे तो मुख्यमंत्री कॉलेज कर दीजिए, प्रधानमंत्री कॉलेज कर दीजिए, अगर ऐसे ही नाम रखना है डेजिग्नेशन पे ही, नहीं तो कुछ और नाम। सर, महारानी मैं सोचती हूँ कि स्टेटस नहीं है। लड़कियाँ जब जिस कॉलेज में पढ़ रही है वो अपने आप को महारानी समझ सकती हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते कि भाई किसी महारानी के नाम पर नहीं है, तो वो अपने आप में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू है। नाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, महाराजा महारानी दोनों ठीक है। जी सर। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी ठीक ही होगा, क्योंकि नाम में क्या रखा है? इससे मैं जहाँ तक समझती हूँ नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक बात है, लेकिन उस वजह से फिर हमने ऐसा क्यों किया कि कई अंग्रेजों के नाम पर जो भवन थे, सड़कें थी, उनका नाम चेंज कर दिया आज़ादी के बाद? ऐसा करना ठीक था? सर, मैं अभी जैसा अपने देश में देखा गया, जैसे कई स्टेट्स में ये चल रहा था कि नाम बदलने का, मैं उसके भी बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें एक हमें जो विरासत में मिली हैं उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पर अंग्रेज़ों के साथ ये थोड़ा हम इस इशू को जोड़ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारा इतना शोषण किया, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद अगर जनता की राय है और इस तरीके से बदलाव चाहते हैं तो वो किया जाना चाहिए। सीसीडी के मालिक ने आत्महत्या कर ली ये कह के कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत परेशान किया उसको। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई आत्म मूल्यांकन का भाव पैदा हुआ या अभी भी स्थितियाँ वैसी ही हैं? सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। अब जैसे हम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, तो चीज़ें अपने आप उससे धीरे धीरे सुधरेंगी, क्योंकि जब हम आमने सामने बातचीत करते हैं और जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करते हैं तो स्कोप बहुत कम हो जाता है भ्रष्टाचार के लिए। आईटी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे से कर रहा है, कहना चाह रही हैं। आप असेसमेंट में हैं या अभी इन्फोर्समेंट में हैं? सर, मैं अभी एग्जामिनेशन में पोस्टेड हूँ, तो अच्छा। वहाँ मैं अपील्स का काम देख रही हूँ। अपील से काम देख रही हैं, ठीक है सर। सुनीता, आप कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बताइए आपके नाम में क्या है, क्या अर्थ है इस नाम का? सर, इसका अर्थ है कि अच्छी नीति वाला व्यक्ति, सुनीता। तो क्या असर लगता है, क्या कोई असर है आपके चेतना पर इस नाम का? सर, मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि अपने नाम को मैं सही सिद्ध कर सकूँ, मूल्यों के हिसाब से चलने की और अपने उसूलों पर चलने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मतलब नाम का असर होता है? सर, नाम का असर ये हम कह सकते हैं कि हम नाम को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई केस में ऐसा होता है कि नाम किसी का कुछ और है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कई केसेस ऐसे आपने भी एक प्रमाण पत्र में ऐसा दावा किया है कि आप राजस्थान की साधारणतः निवासी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्या बता सकते हैं कि भारत के किस कानून के तहत निवासी की परिभाषा तय की जाती है? सर, निवासी की परिभाषा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अच्छा, और अभी जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन पारित हुआ है, जी सर, इससे सिर्फ नागरिक की परिभाषा बदलेगी या निवासी की परिभाषा भी बदलेगी? सर, उसमें हम नागरिकता देने की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। इतिहास पढ़ते समय मैं गौर कर रहा था, आपने मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा अध्ययन किया है। जी सर। मध्यकालीन इतिहास के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू पे आपने अलग से अध्ययन किया है, क्या खासियत थी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर, मध्यकाल में हम जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू को देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन युग चल रहा था, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक थी और दास प्रथा भी उस स्तर पर नहीं थी। पर जैसे हम मध्यकाल में आते हैं, हम वंचित वर्गों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। आर्थिक स्तर पर मुस्लिम शासकों ने काफ़ी काम किया, कई नई नई योजनाएं भी उन्होंने
लागू की, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयास किए, तो कुछ सुधार भी देखने को मिलते हैं आर्थिक स्तर पर। फिरोज शाह तुगलक की औद्योगिकरण में क्या भूमिका थी? मध्यकाल में भारत में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ, अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद कर दिया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो तुगलक की क्या भूमिका थी औद्योगिक प्रगति में? सर उसने नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, उसने कई नहरें बनवाई। कौन कौन से उद्योग का प्रोत्साहन दिया फिरोज शाह तुगलक ने? सॉरी सर, अच्छा, वो ध्यान नहीं है आपको। स्कूल स्तर पर एक गार्गी पुरस्कार मिला था, ये गार्गी कौन है? सर गार्गी वैदिककालीन विदुषी थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था? जी सर। अच्छा, बाद में एक और महिला का नाम आता है जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था, वो कौन थी? सॉरी सर। अच्छा, ये ध्यान नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत में आयकर दाता, व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या 1.4 करोड़ ही है, हालांकि रिटर्न भरने वालों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है। तो ये तो एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जब लोग रिटर्न भर रहे हैं तो आयकर क्यों नहीं दे रहे हैं? वास्तव में आयकर 1.40 करोड़ लोग ही क्यों दे रहे हैं? आयकर में जो अधिनियम है उसमें कई सारे प्रावधान है, उसके तहत आप कई तरह की छूट और एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टैक्स बन रहा है तो ये आपको टैक्स देना होगा। तो ये इस वर्ष जो बजट में नया प्रस्ताव आया है आयकर को लेकर, क्या असर पड़ सकता है? क्या अगले साल आयकर दाताओं की वास्तविक संख्या बढ़ जाएगी बहुत? सर जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है टैक्स स्लैब को काफ़ी सुधार करने की, लिटिगेशन कानून में जिस तरह की उलझनें होती है उनको कम करने की, जैसे बहुत सारे डिडक्शन सब हटा दिए गए, रेट कम कर दी गई है, उस पर आप टैक्स पे कीजिए, तो शायद चीज़ें। आप जयपुर के एग्जाम्पशन शाखा में ही काम कर रही हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्ताव के बाद कौन कौन से इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस बचे रहेंगे? ध्यान दिया है आपने इस पर? इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस 70 के आसपास एग्जाम्पशन डिडक्शन तो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन 100 में से लगभग 30 बचे रहेंगे। तो कोई एक दो ऐसा महत्वपूर्ण एग्जाम्पशन जो बचा रहेगा जिसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहेगा? सर जैसे ATCCD 2 का है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, वो उसमें 7.5 लाख की लिमिट कर दी गई है, पर वो एग्जाम्पशन अभी भी मिलता रहेगा। ATCCD 4 का एग्जाम्पशन भी मिलता रहेगा। सुकन्या योजना वाला एग्जाम्पशन बचा रहेगा कि बंद हो जाएगा? सर वो मिलता रहेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। बताइए कि हाल ही में भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है मिशन गगनयान, आप जानते हैं इसके बारे में, क्या है ये? जी सर, इसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के कुछ नागरिकों को हम, इसरो का प्रयास है कि हम अंतरिक्ष में मानव को लेकर जाएं। आपको पता है इसका बजट क्या है? सॉरी सर, इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए। आपको लगता है कि भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद इतने बजट का कोई मिशन स्पेस में भेजना चाहिए? इतना पैसा हम शिक्षा में लगा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखना चाहूँगी कि शिक्षा और हेल्थ पर हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक वैश्वीकरण की बात करते हैं और हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इंडिया को अपना स्टैंड वहाँ मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष और अनुसंधान में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे ये बताइए कि मिशन गगनयान के जरिए हमने अंतरिक्ष में मानव को भेज दिया, उससे क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताइए। अंतरिक्ष में सर नई नई चीज़ों की खोज हो सकती है, कई संसाधन हमें मिल सकते हैं, और हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें या फिर हम कैसे अपने संसाधनों को प्रयोग करें, ये चीज़ें। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसी नेशनल पार्क में हम चीता को रीएलोकेट कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, आपको पता है इस बारे में? सॉरी सर, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, अभी भारत में टाइगर सेंसस रिलीज हुई है रिसेंटली, तो कितने टाइगर्स हैं? सॉरी सर। अच्छा, रिसेंटली इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हुई है, तो अभी कुल क्षेत्रफल कितना है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है? सर 24% आता है। और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है फॉरेस्ट कवर? सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान में है फॉरेस्ट कवर और कि बिल्कुल भी नहीं है? सर है, लेकिन बहुत कम, लगभग 3-4% के आसपास। अच्छा, हाल ही में सरकार ने जो राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन काफ़ी है थार, तो उसको रोकने के लिए एक अभी ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से एक परियोजना शुरू की है, आप उसके बारे में पता है? सर ये पोरबंदर से शुरू होकर पानीपत तक जाएगी, ये क्या है बताइए? सर इसमें हम 5 किलोमीटर के विड्थ में
वृक्षारोपण करेंगे ताकि डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि डीएम के पास भी कुछ पुलिस पावर्स होती हैं? होती हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आपका एप्टीट्यूड नहीं है, बट अगर कहीं किसी ज़िले में दंगा हो रहा है और आप डीएम है तो आप कैसे डील करेंगे? आप फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि ये तो दंगे वाली सिचुएशन का तो एप्टीट्यूड है ही नहीं आपका। सर ऐसा नहीं है कि मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि आईपीएस का पुलिस में अगर मतलब दिन में एक बार आप ऐसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, बट 24 घंटे ऐसी सिचुएशन डील नहीं करेंगे। अब घबराइए मत, खुल के बोलिए अपनी बात। कोई मतलब आप ये कह सकती हैं कि हाँ कभी कभी मैं डील कर सकती हूँ, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकती, इसमें क्या दिक्कत है? अभी जो वोडाफोन और एयरटेल का केस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जजमेंट दिया, उससे संबंध इनकम टैक्स से ही है ना, जो उनकी टैक्स लायबिलिटीज को पे करने का आदेश दिया गया है। कुछ ध्यान है आपको क्या केस था वो? सर उसमें ये इशू ये है कि उनका ग्रोस एडजस्टेड रेवेन्यू कितना माना जाए उनका, तो उसके लिए कंपनीज ये कह रही हैं कि हम जितना टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहे हैं सिर्फ उसी पर हम टैक्स देंगे, लेकिन सरकार का और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि आपके अदर देन टेलीकॉम सेक्टर की जो भी इनकम है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, उसको हम इंक्लूड करेंगे ईजीआर में। हाँ, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ ही गया है। जी सर। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर इतना टैक्स पे करेंगी तो शायद कंपनियां बंद ही हो जाएंगी। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले में? सर मैं जहाँ तक मानती हूँ कि इनकम पर टैक्स देना तो ज़रूरी है, और कंपनीज के पास इतना तो प्रॉफिट होता ही है कि अगर प्रॉफिट है उनके पास तो उस पर टैक्स देना चाहिए। सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है? सर सेस और सरचार्ज दोनों ही टैक्स पर लगते हैं, पर सेस किसी स्पेसिफिक हम इशू के लिए लगाते हैं, उसको हम उसी स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए हमने लगाया, जैसे हमने एजुकेशन सेस लगाया तो सिर्फ एजुकेशन पर खर्च होगा, पर सरचार्ज का एक लिमिट के बाद अगर आपकी इनकम है और उस पर टैक्स बन रहा है, उस पर सरचार्ज लगता है ताकि उसका उपयोग हम आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कर सकें। तो सरचार्ज का जो कलेक्शन होता है वो सीधे जाता है हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें चला जाता है, और सेस सीधे उसी स्पेसिफिक मद के लिए जाएगा जो जिसके लिया गया है। यही बात कह रही है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हिरार्की क्या होती है, जरा मुझे, जैसे आप इंस्पेक्टर हैं वहाँ से ऊपर कौन कौन से पद हैं जरा क्रम में बताइए। सो उसके बाद आईटीओ बनते हैं, देन एसीआईटी, डीसीआईटी, जॉइंट सीआईटी, एडिशनल सीआईटी, सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी। और सीसीआईटी क्या मतलब हुआ? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद प्रिंसिपल सीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीबीडीटी मेंबर। सीबीडीटी मेंबर तो वही होता होगा ना? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का जो रैंक है और सीबीडीटी चेयरपर्सन का जो रैंक है वो सेम रैंक है या अलग अलग रैंक है? नहीं सर, चेयरपर्सन का रैंक उससे उससे अलग है, और मेंबर सीबीडीटी जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के रैंक से होता है। ठीक है, तो आप कितने साल में, जैसे एसीआईटी से सीबीडीटी चेयरपर्सन, ये कितने साल की यात्रा है लगभग? सर हर प्रमोशन में लगभग 4 साल का ड्यूरेशन रहता है। ठीक ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 25 साल के आसपास में आईआरएस बन जाए तो चांस बनता है कि वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल नेशनलिज्म की 2 परिभाषाएं चल रही हैं। एक परिभाषा चल रही है जिसके तहत कहा जा रहा है कि सीएए का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं, और उन लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली के जो सीएम आज मतलब जिन्होंने शपथ ली है वो भी आतंकवादी हैं। और दिल्ली के सीएम पिछले 2 महीने से, 2 दिनों से स्पेशली कुछ विज्ञापन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें एक नए प्रकार की देशभक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कि राष्ट्रवाद का असली मतलब है कि देश का हर बच्चा स्कूल जाए, देश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य उपलब्ध हो। तो क्या ये जो डिस्प्यूट है इसमें आपकी क्या राय है? राष्ट्रभक्ति का सही मतलब क्या है? अगर मैं नेशनलिस्ट होना चाहूँ तो मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए इनमें से, या कोई बीच का रास्ता बताइए। सर राष्ट्रभक्ति की अगर हम जैसे सीएए से मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं तो परिभाषा काफ़ी संकीर्ण होगी। राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि हम अपना 100% दें, हम राष्ट्र के लिए जो योगदान कर सकते हैं उसमें। तो अगर स्कूलिंग और हेल्थ पर हम ध्यान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा राष्ट्रभक्त है, बजाय सीए पर हम विरोध करें या फिर उस पर मुद्दे को उछालें या फिर फालतू बिना जिनका कोई महत्व नहीं है, महत्व इतना ज़्यादा नहीं है जो बदलाव ला सके उन मुद्दों पर बहस के। ठीक है सुनीता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ आप पूछना चाहेंगे हमसे? अब जाने की जल्दी में लग रही है, आपको लग रहा है कि बचूं किसी तरह से।
ठीक है सुनीता, आप जा सकती हैं। धन्यवाद। बैठिए। आपको साड़ी पहनने की प्रैक्टिस है? बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। हाँ। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत कंफर्टेबल है नहीं शायद, तो तरीका वो ये कि 3-4 दिन अभ्यास कर लीजिए इसका, ताकि आप जब जाए ना तो वहाँ दिक्कत ना हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, बैठने का तरीका एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा है, जैसे वॉइस आपकी बढ़िया है। बस थोड़ा सा वॉइस का लेवल कहीं कहीं थोड़ा ऊंचा रहेगा ना, तो उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा महसूस होगा, तो थोड़ी सी आवाज़ ऊंची रखें तो बेहतर है। सर मेरा मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मुझे स्टेज या फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो जरूरत मैं नहीं है। उससे इंटरव्यू में मैं मतलब जो आ रहा है वो भी भूल जा रही हूँ, अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। आप इतना अच्छा बोल रही हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं स्टेज पे जाने की। ठीक है, अब बस थोड़ा सा आवाज़ हल्की सी ऊंची कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। आई कॉन्टेक्ट शानदार है। सॉरी आपने कई बार बोला, लेकिन सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है आपका, तो वो चुभने वाला सॉरी नहीं है। मतलब भाव आता है कि अच्छा माफ़ कर देते, कोई बात नहीं, क्योंकि सॉरी बोलने का तरीका विनम्र है। जो दिक्कत ज़्यादा आ रही है, एक तो नॉलेज थोड़ी कम है। मुझे लग रहा है कि अगर 10-12 दिन ठीक से करंट अफेयर्स पढ़ लें, जैसे 2-3 महीने के अखबार ठीक से पढ़ें, या डेली करंट अफेयर्स तो वेबसाइट पे होते ही हैं, दृष्टि पे भी और भी वेबसाइट्स पे हैं, तो उनको ठीक से फॉलो कीजिए। कई ऐसी चीज़ें मिस हुई जो इस स्टेज में मिस नहीं होनी चाहिए थी, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर नॉलेज आपकी ठीक लगी मुझे, तो बाकी मेंबर्स बताएंगे सब। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता लग रही है वो ये है कि जब आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो जैकपॉट होते हैं। उसमें आपने अगर बढ़िया जवाब दिया कॉन्फिडेंस से भर के, तो वो जैकपॉट है। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे बैक फुट पे खेल रही हैं, किसी तरह से क्वेश्चन निकल जाए, मैं इससे टकराऊं नहीं। जैसे मैंने शुरू में पूछा आपसे कि महारानी कॉलेज का नाम कैसा है, आपने क्या आंसर दिया मैटर नहीं करता, लेकिन एक स्टैंड लेंगे ना फर्म, तो अच्छा रहेगा। जैसे आप कह सकती हैं, यहाँ सर मैं उस कॉलेज से पढ़ी हूँ, उसके नाम से लगाव है मुझे, कभी सोचा नहीं, पर मुझे भी लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी है तो बेहतर होगा कि नाम कुछ और हो, और नहीं तो ठीक है, लेकिन कोई नाम चेंज हो तो अच्छा रहेगा। बेशक आप ये कहें, लेकिन जो कहें थोड़ा सा फर्म। जैसे अरावली पे मैडम ने पूछा कि अरावली में ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद भी हो रहा है, क्या लगता है क्यों हो रहा होगा। अब क्या लगता है वाले में फैक्ट्स नहीं चाहिए हमें, आपको बताना चाहिए कि मैडम इसमें मिली भगत होनी चाहिए, इसमें जो ठेकेदार है, माफिया हैं, उनका, सरकार के जो अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है, इसलिए ऐसा होता है, और ऐसे में चिंता की बात है। तो ये क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, उस पर सॉरी बोल देना, ये ना अपराध जैसा होता है, क्राइम जैसा होता है। फिर मैंने हस्बैंड वाला सवाल पूछा तो आपने ठीक हैंडल कर लिया, पर थोड़ा सा और स्मार्ट जवाब मैं चाह रहा था। मैं आप कह सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमने इस बारे में खूब बात की है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, वो भी तैयारी कर रही है, और हमारी ऐसी समझ है कि पद ऑफिस की चीज़ है, घर की चीज़ नहीं है, और हम बहुत सहज हैं। थोड़ा सा लंबा जवाब, थोड़ा सा और अच्छा जवाब। CAA से इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे कैसे होंगे, छवि कैसी होगी, इस पर सॉरी बोलना तो बहुत बुरी बात है। अब बोलिए सर, CAA आने से कुछ मुस्लिम कंट्रीज हो सकता है कि हमसे नाराज हो, जैसे तुर्की नाराज हो सकता है, पाकिस्तान नाराज हो सकता है, लेकिन बाकी देशों में, क्योंकि अंततः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित काम आते हैं, तो कोई भी देश हमारे साथ वही व्यवहार करेगा जो उसके हित के अनुकूल होगा। अब मलेशिया और टर्की के बेस पर तो हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे नहीं, बेशक आप विरोध भी करें इसका, पर जवाब नहीं देना जो है ना, वो गुनाह है, गुनाह। ताज़ीरात हिंद लग जाती है इस पर, ठीक है। बाकी मैं जनरली बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आप बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रही हैं, कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। पर्दे पर स्टैंड बड़ा अच्छा लिया आपने। इन्होंने पूछा पर्दा होना चाहिए या नहीं, तो मुझे लग रहा था कि आप बोलेंगे कोई पहना तो पहन ले, में क्या दिक्कत है, पर आपने सीधे बोला कि नहीं वो गलत है। ऐसे स्टैंड चाहिए, रीढ़ की हड्डी वाले लोग चाहिए सिविल सेवाओं में, ठीक है जी सर। ठीक है, चूँकि ये सारे सर्टिफिकेट आपने वहाँ भी दिए हैं, जी सर, तो उसी पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। मैंने वहीं से निकाला है, गार्गी और याज्ञवल्क वाले में जो तथ्य के अभाव हैं वो इकट्ठा कर लीजिएगा। चूँकि आप एग्जाम्पशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो और ये बड़ा हॉट इशू है कि कौन कौन से एग्जाम्पशन जा रहे हैं, या डिडक्शंस, एग्जाम्पशन डिडक्शन में फ़र्क क्या होता है, ये तकनीकी तौर पर भी ध्यान दीजिएगा, वो आपको पता ही होगा। तो बाकी ठीक है, मध्यकालीन वाला तो हो सकता है वो पूछेंगे, वक्त है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। सुनीता, जी सर।
आपको थोड़ा सा आईआर वगैरह ब्रशअप करने की ज़रूरत है, तो पिछले कुछ 1-2 महीने के जो आईआर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स रहे हैं उनको आप ढंग से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और एक चीज़, जैसे मैंने आपसे मलेशिया के बारे में पूछा था कि भारत मलेशिया में तनाव किस लिए है, तो आपने मुझे उसका एक कॉन्सिक्वेंस बताया कि पाम ऑयल, जो भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है पाम ऑयल का और मलेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है। तो इस तरीके के तथ्य अगर आपके पास रहेंगे तो मतलब आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी हॉबी दी हुई है स्क्रैप को आप से डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, तो रॉक गार्डन तो बहुत ही फेमस है। तो ऐसी चीज़ें मतलब बोर्ड आपसे अपेक्षा करेगा कि आपकी इस बारे में जानकारी हो। तो जो भी आपने नेकचंद नाम के एक आदमी थे, उन्होंने बनाया था। तो बाकी आपका मेरे ख्याल से मुझे बाकी चीज़ें सही लगी। आप कहीं कहीं बहुत एब्रप्टली स्टॉप कर जाती हैं कि जैसे आप आंसर दे रहे हैं लेकिन आप स्टॉप वही कर कह रही हूँ, जाती हैं। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ और फिर ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो रहा। डरना, देखिए इंटरव्यू में ना वही मेरे साथ हो रहा है। कई बार क्या होता है कि शुरू के 5 मिनट बड़े मुश्किल निकलते हैं और फिर लगता है खत्म सब। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आखिरी 5 मिनट। शुरू वाला तो याद भी नहीं रहता मेंबर्स को, इसलिए कितना भी खराब हो उसके बाद का संभाल लीजिए। आखिरी 5 मिनट सब पाप धो देंगे आपके। जी सर, डरना नहीं है एकदम। काम करना। ठीक है, तो बस आप अपने आंसर को अच्छे से फॉर्मुलेट करिए और उसको मतलब कंप्लीट करिए, एब्रप्टली स्टॉप मत करिए। सुनीता, मैं आपके सारे जो भी मैं ओपिनियन आपके जानना चाह रही हूँ उससे मैं संतुष्ट थी। मतलब जितना भी ओपिनियन बेस था, अपने शहर के बारे में पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को लिस्ट में किस कैटेगरी में है और घूंघट हटाओ कैंपेन किस वजह से चल रहा है। आपने वो बताया सही कैंपेन, पर वो इलेक्टोरल उसके लिए था, रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के लिए। ठीक है, तो अपने शहर के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बाकी अच्छा है, बस वही जैसा सर कह रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, मेरा आधा इशू तो वही हो जा रहा है, मैं आ रहा है वो भी भूल जाती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं खुद को ऐसा लगता है कि मैं शायद अच्छा नहीं कर रही अंदर से। ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस। हम जितने लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हें वन ऑफ द बेस्ट हैं। आपको मतलब गलत अपने बारे में असेसमेंट हो गया है, पता ही। सुनीता, आपका स्टैंड बहुत बढ़िया था जो डोरी वाला था, क्योंकि उस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता था कि आपने क्यों सपोर्ट नहीं किया डोरी, वो बहुत बढ़िया था। बस कुछ करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप समझिए कि बोर्ड मेंबर्स के लिए जो करंट अफेयर्स है वो दृष्टि आईएएस के नोट्स नहीं है, वो डेली के न्यूज़पेपर हैं जो उनके घर आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो डेली का न्यूज़पेपर है आप 1 महीने लगातार पढ़िए, जो उसका करंट अफेयर्स है उसमें आप तैयार रहिए काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी। मेरे सारे क्वेश्चंस वही थे जो आजकल न्यूज़ में है, आप उन पे तैयार रखिए, आप पीछे मत जाइए, लेकिन 1-2 महीने का न्यूज़पेपर ज़रूर देखिएगा पूरा। ठीक है सुनीता, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है बस। सर मैं इस पे थोड़ा वर्क करना चाहती हूँ, अगर मैं कैसे करूँ? अगर मुझे 10 सवाल भी गलत आए ना, 10 में सॉरी बोलना पड़े, तब भी ध्यान रखना कि आखिरी 5 मिनट काम आने वाले हैं बस। जी सर। घबराना एकदम नहीं है, और किसी सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब न देंगे कभी नहीं करना है भाई। फैक्चुअल में आप सॉरी बोल सकती हैं, लेकिन सिचुएशन में सॉरी कैसे बोल सकती हैं?